हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मार्ग दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्ग ऑटोग्राफ। अरे बस करो भाई। आज की तालियां मेरे लिए नहीं, आप लोग के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ने कल के मेरे वीडियो पे 103 व्यूज़ दिए हैं यार। मतलब कमाल हो गया। मेरे बाकी वीडियोस पे 1 व्यू, 3 व्यू, 4 व्यू, लेकिन कल के वीडियोस पे 103 व्यू है भाई। लेकिन सिर्फ तालियां आज आप लोग के लिए होनी चाहिए। बजाओ भाई। सो गाइस, आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही कमाल होने वाला है। जैसे आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस अभी हुए हैं। 20 तारीख को रिजल्ट आया है। 22 तारीख को रिजल्ट कुछ ऐसा है कि भैया तबाही मचा दी है। मतलब बीजेपी अलायंस ने तो ऐसी आंधी सुनामी लाई है ना कि सामने वालों के एकदम खूंटे ही उखड़ गए यार। गजब। अब प्रश्न ये है कि आज जो है सीएम कौन बनेगा। बहुत सारे लोग अनुमान बना रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बनेंगे, बहुत सारे लोग अनुमान बना रहे हैं कि अजीत पवार बनेंगे, और बहुत सारे लोग ये भी अनुमान बना रहे हैं कि पता नहीं कौन बनेगा। लेकिन मुझे मालूम चल गया भैया कि आज कौन बनेगा सीएम। यस। तो चलिए आज शुरू करते हैं एपिसोड। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। लेट्स चेक इट आउट। सो दोस्तों, इस बार के जो इलेक्शन है वो बड़े कमाल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं और दूसरी तरफ उससे बराबर के दिग्गज हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में हाँ भैया ठीक है। एक तरफ मतलब पार्टी के संस्थापक लोग हैं, एक तरफ पार्टी से निकले हुए लोग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष। इसमें कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी। भैया ये लोग सोचते थे कि महाराष्ट्र, मुंबई इनकी जागीर है भैया, इनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। लेकिन इनको क्या मालूम कि महाराष्ट्र की जनता अब जाग चुकी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसके पूर्वज क्या है, लेकिन उन्हें इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हमको लाइमलाइट में लाने वालों की बात उसके बेटे ने क्यों नहीं माने। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे जिन्होंने मराठियों को सम्मान दिया, मराठियों को हर फील्ड में आगे लाए, मराठी फिल्म को पिक्चर हॉल में लगाने की परमिशन दी और मराठी लोगों को नौकरी देने के लिए, मतलब महाराष्ट्र को जो बनाने वाला आदमी है वो बाला साहब ठाकरे ही हैं। इसलिए उनके आदर्शों पे चलना ही ज़रूरी है अगर आपको वहाँ राजनीति करनी है। लेकिन उद्धव साहब ठाकरे ने ये बात मानी नहीं, क्योंकि बाला साहब ने एक रैली में कहा था, धारवी में बेसिकली एक रैली हो रही थी, कि मैं शिवसेना को कांग्रेस होने नहीं दूंगा। जिस दिन कांग्रेस में शिवसेना का विलय हो गया उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर लूँगा। ये बात बहुत पहले बोली गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा कि ये बात भैया भूल गए होंगे। चलो भैया, सीएम के चक्कर में जो है वो हम गठबंधन कर लेते हैं। असल में आपको याद होगा कि जब पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और उद्धव ठाकरे अलग चले गए थे बीजेपी से सीएम बनने के चक्कर में, जाके कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया था। तो बहुत कयास लगाए जाते कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो एक दिन सुबह पेपर में आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन टीवी पे देखा होगा कि सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं, दोपहर में 12 बजे उस दिन देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ से इस्तीफा दे दिया था। अब आप ये सोचेंगे कि पिछली बार ये 4 घंटे का मुख्यमंत्री क्यों बना, क्योंकि अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का निर्माण चल रहा है ना। तो उस समय जापान से सरकारी धन आया था। जापान से राज्य सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के लिए थे और 50,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए। अब उस समय राज्य सरकार के खजाने में 1.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि थी। अब उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ, पिछली गवर्नमेंट जो इससे पहले वाली थी, कि चलो गठबंधन कर लेते हैं और जैसी सरकार आएगी तो आधा आधा पैसा बांट लेंगे। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने क्या किया, इनको यानी देवेंद्र फडणवीस को सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और वो 1.5 लाख करोड़ रुपए फंड जो है वो राज्य सरकार से केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने के बाद 12 बजे इस्तीफा दे दिया। अब ये लोग बन गए बेवकूफ और उद्धव ठाकरे बन गए सीएम। अब सीएम बन तो गए, लेकिन उनको समझ में आ गया पैसा तो चला गया, बाला साहब के आदर्श भी चले गए। तो भी उन्होंने कहा कि नहीं यार, महाराष्ट्र की जनता को क्या फर्क पड़ता है यार, खुद की पहाड़ पे पड़ जाएगी भैया, मराठी बाला साहब का मैं लड़का हूँ यार, मैं जो बोलूँगा वो मेरी बात भरोसा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ एकनाथ शिंदे। मुझे बड़ा पसंद है आदमी यार,
एकनाथ शिंदे साहब जो हैं बहुत कमाल के आदमी हैं। बिकॉज क्या है ना कि जो बाला साहब के जितने भी विचारधारा थी, जितनी भी बातें थी, जितनी भी चीज़ें जिनकी दम पर वो बाला साहब बने थे, अगर उन्हीं को दरकिनार कर दोगे तो फिर क्या रह जाएगा। एक फिल्म आई है धर्मवीर, आप देखेंगे, जियो पे पड़ी हुई है। वो धर्मवीर आप देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया ये सब। तो एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो कट्टर शिव सैनिक हैं। वो थाने में बहुत टाइम पहले ऑटो चलाते थे। फिर एक आनंद दीघे हुआ करते थे शिवसेना के, जो वहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने उनको ढूंढा, फिर वो अपने साथ रखते तो एकनाथ शिंदे की जर्नी जो है वो बहुत लंबी और बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन फिर बाला साहब के जब उसूल और आदर्श आए तो एकनाथ शिंदे ने समझौता नहीं किया, इसीलिए वो बाकी लोग को लेकर अलग चले गए। बाकी लोग को लेकर अलग नहीं चले, एक्चुअली जितने विधायक थे वो भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो सच्चे शिव सैनिक थे। वो भी बहुत सालों से संघर्ष कर रहे थे शिवसेना को बनाने में, और बाला साहब के विचारधारा को आप साइड में रख के कैसे शिवसेना चला सकते हो। तो एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, तो एकनाथ शिंदे सबको लेके चल दिए, एक अलग शिवसेना बताई। उसी का परिणाम ये है कि आज बीजेपी अपने एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी ने बहुमत में 200 का आंकड़ा पार किया। मतलब 288 में 200 का आंकड़ा पार करना दर्शाता है कि भैया ये पब्लिक है, ये सब जानती है, आप इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब ये तो हुई शिवसेना की बात। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की। अब शरद पवार जी जो हैं वो महाराष्ट्र के, मतलब समझिए, इतना पावरफुल आदमी है, इतना पैसे वाला आदमी है, मोस्ट करप्ट आदमी महाराष्ट्र के। इतना पैसा है तो उनके अंदर भी वही चीज़ है कि ऐसा है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं हूँ वो हूँ। तो अजीत पवार को भी समझ में आ गया कि भैया इनकी पार्टी ज़्यादा चलने वाली नहीं है, एक काम करो अलग हो जाओ। अब उनको भी चिन्ह मिल गया। बीजेपी से आने के बाद इन सब के फायदे हो गए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है देवेंद्र फडणवीस साहब। देवेंद्र फडणवीस बहुत प्यारा आदमी है, क्योंकि नागपुर से है, इनके बाप जो है नगर निगम में जो है मेयर भी रह चुके हैं। तो वो बंदा बहुत सुलझा हुआ आदमी है, और वो चाणक्य कह सकते हैं उसे महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि उसे मालूम है कि महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए, महाराष्ट्र की जनता में महिलाओं को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, यूथ को क्या चाहिए और बुजुर्ग को क्या चाहिए। उनको एकदम क्लियर। इसलिए उनको हर चुनाव में आप देखते होंगे देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर आता है। इस बार भी जब इलेक्शन हुए, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना होता तो बीजेपी जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती, क्योंकि अगर उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ती तब भी जीत जाते महाराष्ट्र का इलेक्शन। लेकिन नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि जब पिछली बार उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिरी और शिवसेना में अपना एकनाथ शिंदे जी बीजेपी में आए, तो 2.5 साल बाकी रह गए थे। तो बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मना कर दिया, कह रहा है नहीं यार, मैं सीएम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं कोई पद नहीं रखना चाहता हूँ। तो काम करिए, आप एकनाथ शिंदे को बना दीजिए। तब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो एकनाथ शिंदे ने कहा नहीं देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपके बिना काम कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं ठीक है, मैं उप मुख्यमंत्री बन जाता हूँ। ऐसा नहीं कि उनको मुख्यमंत्री बनना था इसलिए उनको नहीं दिया गया, वो खुद अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री नहीं बने, वो कुछ नहीं बनना चाहते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के आग्रह पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा ठीक है, जो संगठन मेरे को जिम्मेदारी देगा मैं करूँगा। लेकिन इस बार आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना होता तो पहले से नाम अनाउंस कर देते कि हम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ था। अब दूसरी बात, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, बहुमत से आ गया। अब सबसे ज़्यादा सीट जिसके पास होगी उसका मुख्यमंत्री होगी, उसी दिन अनाउंस कर देना चाहिए था, तब भी नहीं हुआ। सरकार का गठन 30 तारीख तक होने वाला है, यानी 30 समझ 4-5 दिन जो है अभी सस्पेंस क्रिएट करेंगे। वो सस्पेंस इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि देवेंद्र फडणवीस को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी ने रणनीति बनाई है कि देवेंद्र फडणवीस को इस बार केंद्र में बुलाया जाएगा, यानी सेंटर में बुलाया जाएगा, और अजीत पवार को डिप्टी सीएम जैसा कि है वैसा दिया जाएगा। और शायद डिप्टी सीएम एक और बन सकता है बीजेपी, या शायद वो विनोद तावड़े बन सकते हैं। और सीएम कौन होगा आप गेस कर सकते हैं? मिस्टर एकनाथ शिंदे। यस, मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ही इस बार के सीएम बनेंगे। आपको शर्त लगानी है, आप लगा लो। और डिप्टी सीएम की रेस में मुझे लग रहा है इस बार 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, वो बीजेपी से ही बनेगा। बीजेपी से शायद विनोद तावड़े या आशीष शेलार को ये लोग डिप्टी सीएम बना सकते हैं,
और एनसीपी से अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाएंगे ही, लेकिन जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। क्यों, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, एकनाथ शिंदे जो है वो मराठा बैकग्राउंड से आते हैं। अब मराठियों का दबदबा है पूरे महाराष्ट्र में, तो भैया मराठा सीएम तो होना ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार जितने भी 20-30 इलेक्शन हुए हैं उसमें 18 बार तो मराठा सीएम बना है, और पिछली बार जब 18-20 इलेक्शन हुए उसमें 2 बार ब्राह्मण सीएम बना, देवेंद्र फडणवीस अपने ब्राह्मण है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर एज अ पर्सन और एज अ रणनीतिकार एज अ पॉलिटिशियन बहुत ताकतवर है, तो उनको हो सकता है मोदी जी और अमित शाह जी जो है वो केंद्र में घसीटें, क्योंकि जैसे शिवराज सिंह चौहान को एमपी से केंद्र में घसीट लिया है, वैसे ही मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस को ये लोग केंद्र में सेंट्रल में कोई एक बड़ा पद देने की फिराक में है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो 2.5 साल पहले ही आए और 2.5 साल में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, मतलब ही इज़ द मैन ऑफ लैंड। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि सीएम हाउस में और सोशल मीडिया पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, वो बंदा पूरा दिन दौड़ता ही रहता है, मैं खुद देखा हूँ बॉम्बे में। तो एकनाथ शिंदे जो है वो वाला सीएम नहीं है। जैसे योगी जी आपने देखा होगा यूपी में, तो योगी जी भी इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, यहाँ चले आते हैं, वहाँ कुछ दिक्कत होगी, वहाँ कुछ चले जाते हैं। और कुछ सीएम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीएम हाउस में बैठ के काम करते हैं। हाँ, कौन है आप, उनको चले आए, अरे डीजी के साथ चले आओ, ऐसा काम नहीं करते एकनाथ शिंदे का। तो बॉम्बे एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा शहर से, बम्बई में 3 करोड़ लोग रहते हैं, समझ रहे हैं आप। तो वहाँ पे मुश्किलें बहुत हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे क्योंकि बचपन से फील्ड वर्क, जब से वो ऑटो चलाते थे तब से वो फील्ड वर्क करते हुए आ रहे हैं, और फील्ड वर्क करने के बाद उनको मालूम है, उनको लोगों की समस्या मालूम है, क्या क्या चीज़ें दिक्कत होती है। अब वो उद्धव ठाकरे जो हैं वो तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है यार कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आदित्य ठाकरे को भी नहीं मालूम वहाँ क्या हो रहा है। ये सब है सिर्फ पैसे वाले लोग, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं। बॉम्बे में सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें उद्धव ठाकरे साहब का फ्लैट ना हो, क्योंकि बीएमसी इनके पास है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, आपको चाहो तो लगा लो शर्त, कौन बनेगा सीएम मैं जानता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एकनाथ शिंदे बनेंगे सीएम, विनोद तावड़े और अजीत पवार बनेंगे डिप्टी सीएम, और देवेंद्र फडणवीस को केंद्र सरकार में एक बड़ा मंत्रालय मिलने की संभावना है। अगर मेरी बातों में आपको दम लगे और आपको लगे कि हाँ यार बातों में दम तो है, तो फटाफट से जो है नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। शेयर आप करोगे नहीं, लाइक भी क्या ही करोगे, क्योंकि पिछले वीडियो में 3 लाइक आए लेकिन व्यूज़ 103 आए थे, बड़ा मन प्रसन्न हो गया यार। क्योंकि क्या है ना, पिछली बार की वीडियोज़ में बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं यार, 1 व्यू, 3 व्यू, 4 व्यू, 5 व्यू। अच्छा नहीं बना रहा हूँ क्या यार मैं? देखो इतना बढ़िया सेट बनाया यार, नीला पेंट कराया, इतने सारे पेड़ लगाया यार, एटलीस्ट कुछ तो सपोर्ट करो यार, कुछ तो मतलब मैं बना रहा हूँ तो कम से कम सुनो तो आप लोग अभी, क्योंकि 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा कौन सीएम बनेगा, लेकिन अगर आप लोग को लगे ना कि यार मैं सत्य बोल रहा हूँ, है ना, आप लोग को लगे कि मेरी बातों में दम है, तो आज अगर वीडियो देखना थोड़ा सा भी तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर मान लीजिए मेरी भविष्यवाणी में कुछ ही गलती हो गई तो मैं अगले वीडियो की स्टार्टिंग में ही माफ़ी मांग लूँगा, वो वीडियो माफ़ी के लिए थी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, बड़ा मज़ा आया। और इस बार की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जो है बीजेपी का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है, बिना पार्शलिटी के होने वाला है। क्योंकि 2.5 साल जो एकनाथ शिंदे जी का काम है वो मुझे बड़ा कमाल लगा। मुझे एकनाथ शिंदे जी एज अ पर्सन, एज ए चेहरे से बड़ा पॉजिटिव आदमी लगता है, और बहुत बढ़िया आदमी भी है, मैं जानता हूँ। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ गवर्नमेंट को। और बाकी जो विपक्ष है भैया, उनकी दुकानें हो गई हैं बंद, अब ये सब लोग ईवीएम लेके बैठ के रोएंगे, उसके बाद सोएंगे और भूल जाएंगे। अब इन लोगों का राजनीतिक करियर हो गया है खत्म, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो नाना पटोले की कांग्रेस हो, भैया इनका भगवान ही मालूम है। इसलिए कुल मिला के जो एक सिनेरियो है वो ये है कि भाई अपने बारे में छोड़ के जनता के बारे में आप सोचोगे, जनता के बारे में करोगे। जनता को सब मालूम है, जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके एपिसोड के लिए। और भैया इस वीडियो को ना एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इतनी बार बोलता रहता हूँ, एकदम पक गया हूँ मैं बोल के, लेकिन आप लोग करते नहीं हो यार। क्यों नहीं करते हो यार? कोई दुश्मनी है क्या हमसे? शाहरुख सलमान की वीडियो कर लोगे यार, हमारे नहीं कर पाओगे, लेकिन ठीक है चलो, नहीं करोगे कोई बात नहीं। एक बार फिर से तालियां मारो उन लोग के लिए। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। ठीक है, क्या बेहतरीन शॉट क्या होगा, क्या थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। काटो यार।